प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम बेसिकली सिलेबस की ही बात नहीं करेंगे। सिलेबस के अलावा हम अपने आने वाले टाइम पर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिकली यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पैटर्न के साथ साथ हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। देखो, इससे पहले मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये बनाया कि क्वेश्चंस कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव टू यूज़। तो मैंने उस पर वाई पे काम किया है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है। उसके अलावा मैंने आपको ये बता रखा कि हमारे द्वारा जो फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस तरीके से आपकी हेल्प करती है विद योर प्रिपरेशन। क्योंकि अपन लोगों ने 260 डेज़ का चैलेंज ले रखा है। 260 डेज़ के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ को। 260 डे के अंदर हम अपना प्री प्लस मेंस का रिवीजन बहुत बेटर तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपने लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम कंप्लीट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं है। तो अगर आपको भी अपने आप को डिटरमाइंड करना है तो इस चैलेंज के अंदर आओ, अपने आप को झोंको जितना झोंक सकते हो और काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तभी आपका एग्जाम्स निकल पाएगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। और उसके तो यहाँ पे बेसिकली ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो एक बेसिकली मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो एंड आई टोल्ड यू दैट यूपीएससी एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आर द मेजर विच सिक्योर 80% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो 80% जो सिलेबस आपका कवर करता है उसमें 4 सब्जेक्ट है। उन 4 सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हैं। 1 इज़ जियो, 1 इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड द 1 इज़ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही बड़ा है। और हिस्ट्री जो कि आपका जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, सॉरी जीएस पेपर 1 के अंदर, जिसके अंदर आता है जीएस पेपर 1 जो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। और हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन उसके अंदर पुटअप होते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। हिस्ट्री के 3 ही पार्ट हैं, या तो वो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और थर्ड इज़ योर मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 15 मार्क्स के, वो बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड द सेकंड इज़ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं, एंशिएंट से और मेडिवल से। और इसमें बेसिकली उनका फोकस होता है लिटरेसी पर, रीजन्स पर, और सोशल और जो धार्मिक वगैरह चीज़ें होती है सोशल रीजन्स पर इनका ज़्यादा फोकस होता है। ये चीज़ और आर्किटेक्ट पे फोकस ये लोग करते हैं। तो इन 2 चीज़ पे इनका क्वेश्चंस बनता है। एंशिएंट से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, मेडिवल से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मॉडल से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये तीनों ही बुक ज़रूरी है हमारे लिए। 11th-12th की एनसीईआरटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो। सेकेंड थिंग, मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि एंशिएंट में आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। क्या सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सो नेवर इट इज़। मेडिवल के भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सो नो, नन। एंड मॉडर्न के हाँ, दोनों के कंपैरिजन इसके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, रिपीटली आते हैं, ठीक है। तो हम यही बात करेंगे। देखो अपने हिस्ट्री की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से, ये तो आप सबको पता होगा। अगर आपने मेरी क्लासेस ले रखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने ऑलरेडी बता रखी कि इतिहास हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने पार्टीशन ऑफ द हिस्ट्री और सब कुछ बता रही है, कितने पार्ट्स में बांट रखा है, कैसे बांट रखा है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जहाँ से हमारे हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, जहाँ से बेसिकली हमें अपने इतिहास के बारे में पता चला है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हमें पढ़ना ज़रूरी है। जिसमें आप देखोगे तो जिसमें आप पैलेओलिथिक, लोअर, मिडल एंड अपर पीरियड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी आप पढ़ोगे। और बेसिकली यहाँ पर जो है ना स्टोन एज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, स्टोन एज। तो क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते कि स्टोन एज क्या था और इसका उद्भव कैसे हुआ। इसको एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं किसी न किसी सिविलाइजेशन से जोड़ेगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करना है एक बार को, ठीक है। तो 2 ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पर बेसिकली फोकस आप रखना अपने स्टोन एज पे और उसके अलावा आयरन एज पे। ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन यार बनता ही बनता है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन ना हमारे लिए 2 या 3 पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ से अपने हिस्ट्री की एक नई सिविलाइजेशन का उद्भव देखने को मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात कि ये आज के टाइम पे भी प्रेजेंट है। आज भी कई सारे शाख से कई सारे सोर्सेज जो है वो निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारी ये आज के टाइम पे भी प्रेजेंट्स में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी कई सारी चीज़ों को हम आज भी फॉलो करते हैं,
ठीक है। तो आज के टाइम पे भी प्रासंगिक है, जिसको हिंदी में हम एक वर्ड बोलते हैं प्रासंगिक, तो ये आज के टाइम पे भी है, ये दूसरे पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। और सिविलाइजेशन जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने को नहीं मिलती है, कभी भी हम एक ही सोर्सेज पे नहीं है, हमने सिर्फ एक ही देखा यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें देखी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, टाउन डेवलपिंग वहाँ पर देखा, शहर वहाँ पे उस टाइम पे शहर थे। उसके बाद फिर क्योंकि वो जो एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहरी केंद्र था, ठीक है। टाउन डेवलपमेंट पे उन्होंने अच्छा खासा फोकस किया था। टाउन डेवलपमेंट के बाद फिर वो धीरे धीरे करके अपना ग्रामीण एरिया में आने लग गया था। जब आप इसके बाद वैदिक कल्चर पढ़ोगे, उसके बाद वैदिक कल्चर में तो टाउन डेवलपमेंट पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस था, इकोनॉमी पे अच्छा खासा फोकस था, पॉलिटिकल एंड सोशलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे यहाँ पे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, कई सारे धर्म थे अलग अलग, ठीक है। उसके अलावा स्क्रिप्ट एंड सील्स थी, स्क्रिप्ट एंड सील्स यानी कि इनकी अपनी लेखन कला थी, स्क्रिप्ट थी, लिखने की कला थी। हालांकि वो आज तक पढ़नी है, उसको आज तक हम रीड आउट नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए स्क्रिप्ट से हमारे लिए बड़ी चुनौती है, ठीक है। उसके अलावा आर्ट ऑफ द ड्यूरेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ने को हमें बहुत मिलता है, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो इस पर फोकस आप ज़रूर करना। उसके बाद वैदिक कल्चर पढ़ लेना। वैदिक कल्चर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ चेंजेस पढ़ना और रिंग वैदिक और अर्ली वैदिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने खुद देखा है 2-3 बार कि अर्ली वैदिक यानी कि रिंग वैदिक से जब यहाँ पर लेटर वैदिक में ट्रांसफ़र हुआ तो क्या क्या चेंजेस और किस किस तरीके से देखने को मिला। तो क्या क्या चेंजेस और किस किस तरीके से देखने को मिला, तो 3-4 चेंजेस थे जो देखने को मिले। वो आपका धार्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, इन्हीं तरीके से। और रिंग वैदिक के बाद जब लेटर वैदिक आया तो उसके बाद एक नए स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, यानी कि नए धार्मिक विचार का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात आती है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है ये भी, तो भी आप इसमें पढ़ लेना कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है, क्या क्या ये ज्ञान देते हैं और एक दूसरे से ये अलग कैसे, ठीक है। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद जो अगला हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रखता है, उसके पास हमने देखा कि अब जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद लोगों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षा समझने लगी और अब वो अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, महाजनपदास का एग्जिस्टमेंट होना शुरू हो गया था। तो एज ऑफ महाजनपदास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। महाजनपदास से फिर जनपद आए, फिर एक बेसिकली एक लीडरशिप निकल करके आने लग गया। महाजनपदास के बाद जब आपको पढ़ने को मिलेगा तो महाजनपदास के बाद आपको एक बहुत बड़ा महाजनपद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड मगधा, ठीक है। तो मगधा के बारे में जब आपको पढ़ोगे तो फिर मगधा के बाद एक एम्पायर इतिहास में नींव रखता नज़र आने लगा, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर हमारे लिए ज़रूरी है, इसके राजवंशों का पढ़ना। उसके बाद आप गुप्ता पीरियड देखोगे इतिहास में, गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन समाज आया, उसके बाद संगम एज जो है वहाँ पर देखने को मिला। इतना ही भाग आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अपना मेडिवल हिस्ट्री। अब मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हो, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप 1857 विद्रोह जो पढ़ना होता है, वो ब्रिटिश कैसे आए, ब्रिटिशों के बारे में जितना है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट है। संगम के बाद, ये संगम जो था वो दक्षिण के साइड था, ठीक है। अब देखो जो है किस तरीके से लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया और किस तरीके से एम्पायर यहाँ पे पढ़कर साउथ में भी आने लग गए। तो अब मेडिवल में आपको पढ़ना पड़ेगा किस किस तरीके से अलग थे। जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री में आपको ये गुर्जरा के बारे में पढ़ना होगा, पलास ऑफ बंगाल, जिसमें आप परास की खाड़ी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर चोल वंश आना शुरू हो गया, तो चोल वंश के बारे में आप पढ़ोगे। फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे साउथ के साइड में भी होने लगा, तो मेडिवल साउथ इंडियन के जो राजा थे वो उनका एक कल्चर अलग ही तरीके से दिखने लग गया हमारे हिस्ट्री में, और यही एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। इसीलिए हम साउथ के एशिया को, साउथ के जो किंगडम्स हैं उनका इतिहास में भी नाम है। धीरे धीरे करके यहाँ पे अब इस्लामिक एम्पायर का भी बसना यहाँ पर शुरू होने लग गया था, जो कि उत्तर के साइड में देखने को मिला, ठीक है। तो मेडिवल बेसिकली आपको 10वीं से 12वीं तक 10 to 12th जो सेंचुरी पड़ती है, इनके बीच में जो मध्य भारत का उद्भव हुआ, इतिहास का उद्भव हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें देखो एक बहुत ही मेडिवल हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत वाला। दिल्ली सल्तनत आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसके बाद इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया, कई सारे वॉर हुए,
ठीक है। बहुत इसमें कई सारे वॉर हुए, कई सारे राजवंश आए। उसके बाद अब देखोगे तो मुगल भी आए, इसके बाद मुगल के बाद मराठा आए थे, और मराठा के बाद यहाँ पे हाँ भक्ति मूवमेंट जो है, सूफीवाद, ये सब निकलने शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से आपको मेडिवल हिस्ट्री और अपना एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना है। जितना जितना टॉपिक मैंने आपको बताया सिर्फ उतना ही कर लोगे तो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सा हिस्ट्री को ना हमेशा कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करना कि पहले ये हुआ, अच्छा फिर उसने ये किया होगा, तब जाके दूसरा राजवंश आया, दूसरे राजवंश ने अपने अपने ये प्रभाव छोड़े, उसके पास ये सोर्सेज थे, तब जा करके उसने नए देशों से कनेक्शन बैठाया। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हिस्ट्री कहानी की तरह रहेगी और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इतिहास को पढ़ना है तो आपको उस पर थोड़ी सी फोकस देनी होगी और कभी भी बोरिंग तरीके से मत पढ़ो। हमेशा ना हमेशा अपने आप को जितना कंफर्टेबल जोन होता है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए थोड़ा सा फोकस देने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। मुझे पता है बहुत से लोगों को हिस्ट्री नहीं पसंद है, और हिस्ट्री में बेसिकली जो क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, तो उस पर फोकस आप लोग ज़रूर करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दूसरी बड़ी बात, सिविल अड्डा IAS जो कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है, 280 डेज का चैलेंज है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे 80% ऑफ अभी क्लासेस चल रही है। डेली हमारी क्लासेस होती है, और वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स, सारे नोट्स, इस तरीके की सारी टेबल्स आपको, यहाँ तो मैंने सिर्फ यही बताया कि कहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पर वहाँ पे आप लोगों को अगर वो बैच ज्वाइन करोगे तो आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे, और उसके अलावा टॉपर्स के साथ डिस्कस करने को भी मिलेगा। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, किन किन चीज़ों को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पे आपको कोई सुनने वाला नहीं है, एंड डेफिनेटली वी विल गेट बैक फॉर यू ओनली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।